आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 28 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, क्या ईरानी हैकर्स हिला देंगे नेतन्याहू की हुकूमत? सबसे करीबी घेरे में घुसकर करप्शन का डाटा उड़ाने का दावा। इसराइली मिनिस्टर बेन ग्विर पर पत्थरबाजी, बद्दू इलाके में भड़का गुस्सा, फिलिस्तीनियों ने लगाए नारे। रूस ने यूरोप को दी बड़ी धमकी, कहा यूक्रेन आने वाले यूरोपियन फौजियों को चुन चुन कर मारेंगे। ईरान और अमेरिका को करीब लाने की कोशिश तेज, इराकी प्राइम मिनिस्टर सजाएंगे टेबल। खतरे में सीरिया की अलशरा हुकूमत, बशर अल असद के वफादार हुए एक्टिव। इसराइल का नया दांव, सरहद पर पहली बार अरब मुस्लिम कमांडर को किया तैनात। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में तबाही लाया तूफान, टॉर्नेडो वार्निंग तक हुई जारी। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। पहली खबर एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं। सवाल यह है कि क्या ईरानी हैकर्स ने नेतन्याहू के आसपास रहने वाले लोगों के घेरे में नकब लगा दी है? क्या नेतन्याहू के इनर घेरे में सेंधमारी हो गई है, इनर सर्कल में? दरअसल ईरानी हैकर ग्रुप हंडाला ने यह दावा किया है कि उन्होंने नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाही बारमैन का फोन हैक कर लिया है। इसी ग्रुप ने पिछले हफ्ते इसराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का फोन हैक करने का भी दावा किया था। अब हैकर्स कह रहे हैं कि वो आज नया डेटा जारी करेंगे जो बारमैन को कतर गेट स्कैंडल से जोड़ता है। कतर गेट, जिसमें नेतन्याहू का भी नाम है। हालांकि इनकार होता रहा है कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सामने सबूत आ गए तो क्या होगा? क्या नेतन्याहू की हुकूमत हिल जाएगी? उधर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि अब तक किसी तरह की सेंधमारी सामने नहीं आई है और मामले की जांच हो रही है। अमा यार, जब कुछ हुआ ही नहीं है, हुई नहीं सेंधमारी, तो जांच क्यों बैठा दी? मतलब साफ है, एक तरफ हैकर्स का बड़ा दावा, दूसरी तरफ सरकारी इनकार। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ साइबर वॉर का शोर है या फिर नेतन्याहू का अंदरूनी घेरा वाकई हिल चुका है? बढ़ते हैं आगे। इसराइल के नफरती मिनिस्टर बेन ग्विर पर फिलिस्तीनी बद्दुओं ने पत्थरबाजी की है। नेगेव के बद्दू कस्बे तराबीन अल साना में आज 28 दिसंबर को सीन बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा रहा। नफरती मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर जैसे ही भारी सिक्योरिटी के साथ गांव में घुसा, गुस्साए फिलिस्तीनी बद्दू नौजवानों ने उसके काफिले पर पत्थर बरसा दिए। ये वही गांव है जिस पर पिछले दिनों पुलिस ने लगातार रेड की थी। आज बेन ग्विर उसी जख्म पर नमक छिड़कने पहुंचा था। गांव में दाखिल होते ही माहौल गर्मा गया, पत्थर चले, पुलिस दौड़ी, आंसू गैस छोड़ी गई, कई लोगों को पकड़ लिया गया। वीडियो में दिखता है कि बेन ग्विर चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है और बद्दू लोगों को धमकियां देता हुआ सीधे सीधे ताकत दिखाने आया था। इसी दौरान पत्थरबाजी की गई और उसके बाद के नज़ारे आपको दिख रहे होंगे, आंसू गैस वगैरह ये सब। पुलिस का कहना है कि कल 3 बद्दू लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर पास के ही यहूदी इलाकों में गाड़ियों को आग लगाने का इल्जाम है। तो ये लोग आ गए एक्शन करने, जबकि रोज फिलिस्तीनियों की गाड़ी इलीगल सेटलर्स जला रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या ऐसे ही बेन ग्विर वहां जाता है? नहीं, क्योंकि वो उन्हीं सेटलर्स का लीडर है। इस दौरान फिलिस्तीनियों को आप इतमार बेन ग्विर से बहस करते हुए भी देख रहे होंगे। ये जो दिख रहे हैं शख्स जिनके सर पे बाल कम है, वो फिलिस्तीनी बद्दू हैं। फिलहाल पुलिस ने बदले की कार्रवाई बताया है जो फिलिस्तीनियों ने किया उसको। पत्थरबाजी के बाद भी बेन ग्विर कैमरों के सामने अकड़ दिखाता रहा। बोला, ये मुझे डराने आए थे, मैसेज देने आए थे मुझे, मैं फिर भी यहाँ आया हूँ और मैं फिर यहाँ आऊँगा। लेकिन सवाल साफ है दोस्तों, जब हर दौरे में गांव सलग उठें, जब लोग पत्थरों से जवाब दें, तो क्या ये सिक्योरिटी का दौरा था या फिर जानबूझकर भड़काई गई आग? नेगेव आज फिर ऑक्यूपेशन के घमंड और जुल्म के खिलाफ गुस्से से भरे लोगों के मुकाबले का गवाह बना है। खबर रूस से। रूस ने यूरोप की फौजों पर हमला करने की वार्निंग दी है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लावरोव ने यूक्रेन को लेकर यूरोप को सख्त वार्निंग दे दी है। लावरोव ने कहा है कि अगर किसी भी यूरोपियन मुल्क ने अपने फौजी यूक्रेन भेजे या अपनी फौजें यूक्रेन भेजी, तो उन्हें रूस की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जायज टारगेट माना जाएगा। हम उन पर हमला करेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक लावरोव का कहना है कि यूक्रेन में किसी भी तरह की यूरोपियन मिलिट्री मौजूदगी सीधे तौर पर टकराव को बढ़ाने वाला कदम होगी और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
लावरोव ने यूरोपियन लीडरशिप पर भी जबरदस्त हमला बोला और इल्जाम लगाया कि यूरोप के पॉलिटिशियन अपनी एम्बिशंस, अपने लालच के पीछे भाग रहे हैं। उनके मुताबिक इन नेताओं को न यूक्रेन की आवाम की परवाह है और ना ही अपने मुल्कों की आवाम की, बल्कि फैसले सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए लिए जा रहे हैं। लावरोव ने बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाया कि यूरोप के ये रवैये यूक्रेन को और तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। लावरोव के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है दोस्तों कि यूक्रेन में यूरोप की सीधी एंट्री रूस के साथ बड़े और खुले टकराव का रास्ता खोल सकती है, जिसमें हालात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी कोशिश में जुटे हैं। वो ईरान और अमेरिका जैसे दुश्मनों को करीब लाने के लिए बगदाद में मीटिंग करवाने की तैयारी कर रहे हैं। जी दोस्तों, इराक ने ईरान और अमेरिका के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खुद ईरानी अखबार इस खबर को छाप रहे हैं। इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी ने कहा है कि बगदाद ईरान और अमेरिका की बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है और इस सिलसिले में दोनों तरफ से हाई लेवल कम्युनिकेशन चल रहा है। एक इंटरव्यू में इराकी प्राइम मिनिस्टर अल सुडानी ने दावा किया कि दोनों मुल्क यानी कि ईरान और अमेरिका के अफसरों से शुरुआती तौर पर पॉजिटिव सिग्नल मिल चुके हैं इस मुलाकात को लेकर। मतलब साफ है दोस्तों, इराक सिर्फ अपने अंदरूनी हालात पर नहीं बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रोल निभाने की कोशिश में है और ईरान अमेरिका के बीच इराक एक अहम पुल बनना चाहता है। सीरिया की नई हुकूमत को हिलाने की साजिश रची जा रही है। बशर अल असद के करीबी विदेशों से प्लान चला रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है जो मिडिल ईस्ट आई ने छापी है। सीरिया में सत्ता से बेदखल होने के बाद बशर अल असद के वफादार दूसरे मुल्कों में बैठकर नई हुकूमत को गिराने की साजिश रच रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छापी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक असद के करीबी और पुराने ताकतवर चेहरे फिर से हथियार बंद नेटवर्क खड़े करने में जुट गए हैं और समंदरी इलाकों पर कब्जे की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरसेप्ट की गई फोन कॉल्स, मैसेजेस और ग्रुप चैट से ये पता चलता है कि बशर अल असद के दौर के सीरियन इंटेलिजेंस चीफ और मिलिट्री कमांडर जो अब रूस और लेबनान में बैठे हैं, वो चुपचाप अलावी कम्युनिटी के अंदर अपने पुराने वफादारों को दोबारा जमा कर रहे हैं। यही अलावी तबका असद हुकूमत की रीढ़ माना जाता था। असद भी इसी तबके से ताल्लुक रखता था या रखता है। इस पूरी मुहिम के सेंटर में दो बड़े नाम बताए जा रहे हैं। सुहेल अल हसन, जिन्हें द टाइगर के नाम से जाना जाता है और जो कभी स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे, बशर की स्पेशल फोर्सेस के, और मेजर जनरल कमाल हसन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों लोग सिर्फ जमीन पर नेटवर्क नहीं बना रहे बल्कि विदेशों में लॉबिंग भी कर रहे हैं। मतलब साफ है, सीरिया में हुकूमत बदली है लेकिन असद के वफादार अब भी हार मानने को तैयार नहीं हैं और अहमद अल शरा की नई हुकूमत के लिए खतरा अभी टला नहीं है। तो अहमद अल शरा को अगर वही सीन दोहराने से रोकना है जो उन्होंने बशर के साथ किया, तो उस सीन को टालने के लिए बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसराइल का एक नया दांव सामने आया है। सरहद पर अरब मुस्लिम कमांडर को पहली बार तैनात किया गया है। जी, इसराइल ने पहली मर्तबा बॉर्डर पुलिस की एक बटालियन की कमान एक अरब मुसलमान अफसर के हाथ में दे दी है। यासिर हदाया असदी को अदुमीम बटालियन का कमांडर बनाया गया है, जो यरूशलेम एनवलप की 3 अहम बॉर्डर पुलिस यूनिट्स में से एक है। 52 साल के असदी 107 ग्रेजुएट्स में अकेले मुस्लिम थे। अब सवाल यह है कि इस कदम के पीछे इसराइल का मैसेज क्या है? पहली नज़र में इसे इंक्लूजन और बराबरी दिखाने की कोशिश कहा जा रहा है। ये दुनिया को बताने की कवायद है कि इसराइली सिस्टम में अरब मुसलमानों के लिए भी जगह है, खासकर ऐसे वक्त में जब गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम को लेकर इसराइल पर ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर है। ये अपॉइंटमेंट एक सॉफ्ट इमेज मैनेजमेंट भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी सियासत कुछ और कहानी सुनाती है। जिस बटालियन की कमान यासिर हदाया को दी गई है वही इलाका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी चेक पोस्ट, रेड्स, कंट्रोल और रोज़ाना टकराव। इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी रहते हैं मुसलमान, और एक मुसलमान कमांडर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। टकराव होगा तो नुकसान किसका होगा? ऐसे में क्रिटिक्स कहते हैं कि यह अरब समाज के अंदर वफादारी का चेहरा पेश करने
और अंदरूनी तनाव को मैनेज करने की स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि कहा जा सके कि सिस्टम में अरब खुद हिस्सेदार है। अगर वो जुल्म हुआ या कुछ हुआ तो अरब कमांडर था। असली सवाल ये रहेगा कि क्या यह कदम अरब मुस्लिम्स की जिंदगी और हकीकत में कोई फर्क लाएगा, या फिर यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में आसमान से आफत बरस रही है। कैलिफोर्निया सूबे में तबाही का मंजर सामने आया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया सूबे में एक जबरदस्त तूफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पहली बार रेयर टॉर्नेडो वार्निंग तक जारी करनी पड़ी। ऐसी वार्निंग्स बहुत कम जारी होती हैं। तेज बारिश और खतरनाक हवाओं के साथ आया ये तूफान राइटवुड इलाके में भारी तबाही छोड़ गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जमीन खिसक गई, मड स्लाइड्स ने सड़कों को निगल लिया और कई गाड़ियां कीचड़ और मलबे में दब गईं। कई घरों के अंदर तक कीचड़ भर गई। लोग अपना सामान बचाने के लिए जूझते नजर आए। मौसम महकमे के मुताबिक इस तबाही की बड़ी वजह एटमॉस्फेरिक रिवर है, यानी आसमान में नमी की एक लंबी पट्टी जो समंदर से उठकर जमीन पर आफत बनकर टूटी। कैलिफोर्निया के एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अलर्ट रहने और गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। दोस्तों, अमेरिका का कैलिफोर्निया सूबा इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है और आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो साफ गोई से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करता हूँ कि शो आपको पसंद आया होगा। संडे है आज, तो दुनिया भर की खबरें नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।